नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रतीक्षा। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने देश को किया संबोधित, नवरात्र से पहले देशवासियों को तोहफा, जीएसटी में राहत, स्वदेशी को बढ़ावा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कांग्रेस पर करारा हमला, कहा राहुल गांधी पप्पू है। मोदी को मिला रिटर्न गिफ्ट, H-1B वीजा शुल्क बढ़ोतरी पर कांग्रेस का हमला। H-1B वीजा फीस पर हड़कंप, भारत से अमेरिका का किराया 2.80 लाख। फिलीपींस में भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, सरकार पर फूटा गुस्सा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहले देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब आम जनता को रोजमर्रा की वस्तुओं पर राहत मिलेगी और देश में निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेज करने की बात करते हुए देशवासियों से आह्वान किया है कि वे गर्व से कहे, मैं स्वदेशी खरीदता हूं। पीएम ने सभी राज्य सरकारों से भी स्थानीय स्तर पर उत्पादन और निवेश को बढ़ावा देने की अपील की है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी में किए गए बदलाव से एमएसएमई, लघु और कुटीर उद्योगों को दोहरा फायदा होगा। उन्होंने बताया कि इन सुधारों से देश को 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। अब घर बनाना, कार स्कूटर खरीदना और होटल में ठहरना भी सस्ता होगा। मोदी ने कहा कि ये सुधार न्यू मिडिल क्लास और मध्यम वर्ग के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होंगे, जिन्हें इस बजट में भी टैक्स में बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जीएसटी लागू होने से पहले के टैक्स सिस्टम की जटिलताओं को याद दिलाया है। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था जब कंपनियों को बेंगलुरु से हैदराबाद सामान भेजने से बेहतर यूरोप भेजना लगता था। उन्होंने कहा है कि टैक्स और टोल के जाल ने व्यापार को कठिन बना दिया था, जिसका बोझ अंततः गरीब जनता पर पड़ता था। पीएम मोदी ने जीएसटी को देश की एक बड़ी कर क्रांति बताया है, जो आज देश को विकास की नई दिशा दे रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने गया दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पप्पू है और पप्पू की तरह ही बात करते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय नेता को कमजोर बताते हैं, वे खुद अयोग्य है। विजय सिन्हा ने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने और राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। डिप्टी सीएम ने कहा है कि मनमोहन सिंह से कमजोर प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला, जबकि नरेंद्र मोदी ने देश और विदेश में भारत की साख को नई ऊंचाई दी है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा का हवाला देते हुए मोदी की तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से भी की। गया में तर्पण और पूजा के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर सीधा वार करते हुए बीजेपी सरकार की नीतियों और पीएम मोदी की ताकत को उजागर किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए आदेश ने भारत में H-1B वीजा धारकों के बीच हड़कंप मचा दिया है। अचानक $1 लाख फीस की घोषणा होते ही भारत से अमेरिकी लौटने की होड़ मच गई है। नतीजा ये हुआ है कि दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर टिकट काउंटरों पर लंबी कतारें लग गई है और इकोनॉमी क्लास का किराया 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सामान्य दिनों में 40 से 80 हजार रुपए में मिलने वाली टिकट 2,80,000 तक पहुंच गई है। एयर इंडिया, यूनाइटेड और अमेरिकी एयरलाइंस की लगभग सभी नॉन स्टॉप फ्लाइट्स फुल हो गई है। आखिरी वक्त की बुकिंग ने दाम को और ऊपर धकेल दिया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आईटी कंपनियों जैसे अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट को अपने कर्मचारियों को एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है। कहा गया है कि जो भारत में है वह तुरंत अमेरिका लौटे और जो अमेरिका में है वह वही बने रहे। हालांकि बाद में ये साफ किया गया है कि बढ़ी हुई फीस सिर्फ नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी, पुराने वीजा धारकों पर नहीं। लेकिन तब तक टिकटों की कीमत आसमान छू चुकी थी और कई लोग लाखों रुपए खर्च करने पर मजबूर हो गए।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा प्रयोजन फीस को $1 लाख तक बढ़ाने के फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे भारत के प्रतिभाशाली युवाओं पर सीधा वार बताया है। तिवारी ने कहा है कि ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक रिटर्न गिफ्ट की तरह है, जो भारत के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने केंद्र सरकार की विदेशी नीति पर भी सवाल उठाए और कहा कि भारत को इस मसले पर मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए। प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार से सवाल किया है कि अगर आत्मनिर्भरता इतनी जरूरी थी तो बीते 11 सालों में इसे क्यों नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार को केवल भाषण नहीं बल्कि ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे भारतीय युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। उनका कहना है कि ये वक्त है जब भारत को अमेरिका जैसे देशों के सामने झुकने की बजाय स्पष्ट और निर्णायक विदेश नीति अपनानी चाहिए। नेपाल के बाद अब फिलीपींस में भी सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश उभर कर सामने आया है। रविवार को राजधानी मनीला की सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने उतरकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार विरोध जताया। ये विरोध बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में हुए एक बड़े घोटाले को लेकर हुआ, जिसमें सांसदों, अधिकारियों और व्यापारियों पर भारी घूसखोरी और सरकारी धन की लूट के आरोप है। हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी के प्रमुख इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने फिलीपींस के झंडे लहराए और बैनरों पर लिखा है कि अब और नहीं, इन्हें जेल भेजो। छात्र नेताओं और सामाजिक संगठनों ने सरकार से जवाबदेही की मांग की है। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कहा है कि देश के करीब खराब भविष्य और बर्बादी के लिए ये भ्रष्टाचार नेता जिम्मेदार है। विदेशी दूतावासों ने भी अपने नागरिकों को सतर्क रहने और प्रदर्शनों से दूर रहने की सलाह दी है। विरोध शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जनाक्रोश बेहद व्यापक रहा। बाढ़ परियोजनाओं में घोटाले को खुद राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने भयानक बताया था। उन्होंने एक स्वतंत्र जांच आयोग गठित किया, जिसमें करीब 9,855 परियोजनाओं की जांच शुरू की गई है, जिनकी लागत करीब $9.5 अरब है। लोक निर्माण सचिव का इस्तीफा भी इसी घोटाले के बाद लिया गया। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य सरकार गिराना नहीं बल्कि लोकतंत्र और जवाबदेही को मजबूत करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को खुली धमकी दे दी है और चेतावनी इतनी सख्त है कि दुनिया भर की नजरें बगराम एयरबेस पर टिक रही है। ट्रंप ने कहा है कि अगर तालिबान ने यह बेस अमेरिका को वापस नहीं सौंपा तो नतीजे बेहद बुरे होंगे। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे रणनीतिक ठिकाना है। वही ठिकाना जिसे 9/11 हमले के बाद अमेरिका फौज ने आतंकवाद के खिलाफ अपने मिशन का केंद्र बनाया था। लेकिन 2021 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद ये बेस तालिबान के कब्जे में से चला गया। ट्रंप अब इसे अमेरिका की सुरक्षा जरूरत बताते हुए इसे दोबारा लेने के मूड में है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि अगर अफगानिस्तान इसे लौटाता नहीं तो हालात बहुत खराब होंगी। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका लगातार इस एयरबेस पर फिर से नियंत्रण के रास्ते तलाश रहा है। अफगान विदेश मंत्रालय ने हालांकि साफ कहा है कि दोनों देशों की अफगान विदेश मंत्रालय ने हालांकि साफ कर दिया है कि दोनों देशों को जुड़ना चाहिए, लेकिन इसके लिए अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी जरूरी है। मगर सवाल बड़ा है, क्या ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद अमेरिकी सेना अफगानिस्तान की जमीन पर फिर लौटेगी? क्या तालिबान झुकेगा या टकराव और गहराएगा? बहराम एयरबेस अब सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं बल्कि आने वाले भू राजनीतिक तूफान का केंद्र बन चुका है। India.
शाम ढलते ही एलओसी पर गूंजा बारूद। पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखाया अपना नापाक चेहरा। कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर की तूतमार गली पर शनिवार शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने अकारण गोलीबार शुरू की। करीब 40 मिनट तक लगातार बरसी गोलियां, भारतीय चौकियों पर दागे मोर्टार। हमारे जवानों ने पहले संयम रखा, लेकिन जब गोलीबार तेज हुई तो फिर गूंजा हिंदुस्तानी प्रहार। भारतीय सेना के जवाबी फायर से पाकिस्तानी निगरानी चौकी को भारी नुकसान पहुंचा। रात करीब 9:30 बजे दुश्मन ने दोबारा फायरिंग की और हर बार मिला मुंह तोड़ जवाब। इसी बीच उधमपुर के सियोजधार जंगल में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। शुक्रवार रात 8 बजे सेना और पुलिस की संयुक्त गश्त पर आतंकियों ने अचानक गोलियां बरसाई। इस मुठभेड़ में हिमाचल के वीर सपूत लांस दफादार बलदेव चंद घायल हुए और शनिवार सुबह शहीद हो गए। सेना ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। कांजी नाला से डूडू बसंतगढ़ तक सर्च ऑपरेशन फैलाया गया है। ड्रोन उड़ रहे हैं, खोजी श्वान जंगल छान रहे हैं, हर पगडंडी पर नजर है। ऊंचे पहाड़, घने जंगल, कठिन रास्ते, लेकिन देश के जवान पीछे हटने वालों में से नहीं। सरहद पार का हो या घाटी में छिपा आतंकी, संदेश साफ है। भारत की हर चौकी सुरक्षित और हर गोली का जवाब दुगना दिया जाएगा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चुनावी मैदान और उसमें वो धमाका जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। 6 साल से जिस छात्र संघ पर वामपंथ और दलित संगठनों का दबदबा रहा, वहां अब भगवा परचम लहराया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने HCU में भी इतिहास रच दिया। सिर्फ 1-2 पद नहीं, बल्कि अध्यक्ष से लेकर महासचिव तक, संयुक्त सचिव से लेकर खेल और सांस्कृतिक सचिव तक हर अहम कुर्सी पर एबीवीपी ने कब्जा कर लिया है। शिवा पालेपू बने अध्यक्ष, देवेंद्र उपाध्यक्ष, श्रुति महासचिव, वही सौरभ शुक्ला, ज्वाला प्रसाद और वीनस ने भी चुनावी समर में बाजी मार ली है। ये जीत इसलिए और सनसनीखेज है क्योंकि कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI का प्रदर्शन तो नोटा से भी गया गुजरा रहा। मतलब साफ है, छात्र अब NSUI को विकल्प मानने तक को तैयार नहीं। जबकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, बावजूद इसके NSUI का हाल सबसे बुरा है। एबीवीपी ने इस जीत को छात्रों की राष्ट्रवादी सोच की जीत बताया है। उनका कहना है कि ये नतीजे कैंपस में चल रहे वैचारिक दबाव के खिलाफ एकजुटता का संदेश है। छात्र अब बदलाव चाहते हैं और इस बदलाव की गूंज दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक सुनाई दे रही है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये चुनाव सिर्फ एक छात्र संघ का चुनाव नहीं, बल्कि वामपंथ के गढ़ में गिरे किले का बिगुल है। अब सवाल ये है कि क्या ये लहर आगे भी जारी रहेगी। महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के प्रमुख कॉलेजों में मार्च 2026 से पहले 5,500 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। नांदेड़ में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह में मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने सहायक प्रोफेसर के 5,500 और गैर शैक्षणिक 2,900 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। वित्त और योजना विभागों ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस पर सरकारी आदेश जारी किया जाएगा। यह भर्ती प्रक्रिया अगले साल मार्च से पहले पूरी की जाएगी। आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक और संबंधित विषय में स्नातकोत्तर करना होता है। इसके बाद यूजीसी द्वारा आयोजित NET या राज्य सरकार द्वारा आयोजित SET, SLET परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। पहले PhD जरूरी थी, लेकिन अब नेट या सेट पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि PhD धारकों को प्राथमिकता दी जा सकती है और वे प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर पद तक भी तरक्की पा सकते हैं। लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली खबर। राजधानी की सड़कों पर रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार
थार ने एक ई रिक्शा को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि मौके पर चीख पुकार बच गई। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। शनिवार शाम कैंट इलाके में कमांड हॉस्पिटल के पास ये भीषण टक्कर हुई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। करीब 100 की रफ्तार से आ रही थार ने ई ऑटो को सीधा रौंद दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई ऑटो सवार लोग हवा में उछलकर सड़क पर गिर गए और तड़पते रह गए। हादसे में उतरावा के 23 साल के मोहित और 26 साल के उमेश की मौके पर ही मौत हो गई। मोहित की 7 महीने पहले ही शादी हुई थी। पत्नी 3 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी तक उसे पति की मौत की खबर नहीं दी गई है। वहीं उमेश 2 बच्चों के पिता थे। घायलों को तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है, जहां सभी की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद थार चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को ही गाजियाबाद में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ था। वहां तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार महिला पुलिस कांस्टेबल अनुराधा को कुचल दिया था। हादसा इतना भयानक था कि उनके शरीर के टुकड़े सड़क पर बिखर गए थे। लगातार हो रही इस दर्दनाक वारदातों ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर सड़क पर रफ्तार का ये कहर कब थमेगा और नशे में गाड़ी दौड़ाने वाले कब शिकंजे में आएंगे। लखीमपुर के शारदा नगर वन क्षेत्र में एक हफ्ते से तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। करणपुर, गणेशपुर और हरिहरपुर के आसपास के गांव में यह लगातार बकरियों और कुत्तों का शिकार कर रहा है। मंगलवार की रात रामचेला के घर तेंदुए ने बकरी उठाई, लेकिन शोर मचने पर वह भाग गया और घर वाले बच गए। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम शुक्रवार को घटनास्थल पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाकर सतर्क निगरानी शुरू कर दी गई। वन विभाग की टीम का कहना है कि तेंदुआ इंसानों पर हमला करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन गांव के आसपास लगातार शिकार कर रहा है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि रात के समय बाहर न निकले और बच्चों को सतर्क रखें। लखीमपुर के शारदा नगर क्षेत्र में तेंदुए की पकड़ को लेकर वन विभाग की यह कार्रवाई लगातार जारी है। संगीत जगत के दिग्गज गायक जुबीन गर्ग के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। संगीत प्रेमी अभी तक इस दुखद खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। जुबीन के सम्मान में लोकप्रिय गायक अरमान मलिक ने उनका प्रसिद्ध गीत मायाबिनी रातिर बुकुट गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अरमान ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि वह जब भी असम आते थे एक गीत जुबीन दा को समर्पित करते थे, लेकिन आज इसे गाना बेहद भारी लग रहा है। उन्होंने अफसोस जताया है कि वे जुबीन गर्ग को व्यक्तिगत रूप से ज्यादा नहीं जान सके, लेकिन उनकी आवाज हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। आपको बता दें कि जुबीन गर्ग का निधन सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुआ, जब इन्हें अचानक सांस लेने में तकलीफ और दौरा पड़ा। तत्काल इलाज और सीपीआर देने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर गुवाहाटी लाया गया। जुबीन के निधन की खबर ने उनके लाखों प्रशंसकों को गहरा सदमा पहुंचाया है। उनका पार्थिव शरीर सारूसजाई स्टेडियम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां सुबह से शाम तक चाहने वालों की भीड़ लगी रही। हजारों लोगों ने गीत गाकर और उनकी यादों को साझा कर उन्हें अंतिम विदाई दी। यह विदाई उसी अंदाज में दी गई जैसे जुबीन गर्ग हमेशा चाहते थे। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता इटली आज अपना 39वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। इस खास मौके पर उनकी पत्नी प्रिया ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया है, जिसमें इटली अपने बेटे और पत्नी के साथ खूबसूरत पल बिताते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो फैंस के बीच काफी पसंद किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के साथ प्रिया ने एक इमोशनल कैप्शन में इटली को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, तुम मेरे दिल, मेरी शांति और मेरी ताकत हो। उन्होंने इटली को एक शानदार पति और पिता भी बताया है। प्रिया की यह पोस्ट उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच खूब पसंद की जा रही है। आवाज इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।